हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कंटिन्यूसली मेरा चैनल देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडियन पॉलिटी के क्विज़ेस और ये जानना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग, और आप मतलब कितने लेवल है, आपका कितना लेवल है, कितने क्वेश्चन कितने तक सॉल्व कर लेंगे, तो मैं डेली अपनी अकाउंट पे, इंस्टा आईडी पे डेली 10 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग अपलोड करता हूँ, ठीक है, पोस्ट करता हूँ। तो वहाँ जाके आप वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर डे मैं 10 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं इंडियन पॉलिटी से रिगार्डिंग, तो आप मेरी आई डी पे जाके मुझे फॉलो करके डेली अपडेट के लिए, इंडियन पॉलिटी के नई नई क्विजेज़ को सॉल्व करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी आईडी पे जाके। मैं अपनी आईडी यहाँ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में पिन कर दूंगा, तो आप जाके मेरी आईडी को चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स ऑफ न्यू क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो चलिए वीडियो आप शुरू करते हैं। तो कल हम लोग ने देखा नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, और मतलब कि पार्लियामेंट का उसमें क्या रोल रहता है, ये सब आप देख लेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का, वो देख लीजिए। While the proclamation of emergency in a force, the normal fabric of central-state relation undergoes a basic change। कुछ चेंज होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जब नेशनल इमरजेंसी होती है। तो दिस कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेड्स, और ये 3 हेड्स में पढ़ा जा सकता है। क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। तो एग्जीक्यूटिव के मामले में क्या चेंजेस होते हैं? ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैनर इन विच इट एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइड। अब किसी भी स्टेट को उस क्या कहते हैं, डायरेक्ट कर सकता है, किसी भी स्टेट के पावर को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। कौन? सेंटर, ठीक। इन नॉर्मल टाइम्स द सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू अ स्टेट ओनली अ सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर। वैसे इमरजेंसी जब नहीं होती तब कुछ मैटर्स में वह हस्तक्षेप कर सकता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव के मैटर में, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी हो तब पूरा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पावर्स का स्टेट का, सेंटर के हाथों में आ जाता है। हाउएवर ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर्स। Thus, the state government are brought under the complete control of the center, though they are not suspended, ठीक। दूसरा है लेजिस्लेटिव के मैटर्स में क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट पे। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट। अब क्या होता है, पहले क्या था, जब इमरजेंसी नहीं होगी, जब नेशनल इमरजेंसी नहीं, उस टाइम क्या होता है, स्टेट के कुछ अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, उस सब्जेक्ट केवल स्टेट ही काम कर सकता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी है तो पूरा कंट्रोल स्टेट के सारे सब्जेक्ट्स पे, पूरा कंट्रोल सेंटर का हो जाता है, ठीक है। तो अब सेंटर वर्क करेगा स्टेट के सब्जेक्ट्स पे, और जैसा सेंटर चाहेगा वैसा स्टेट करेगा। ऑल दो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट सस्पेंडेड। जबकि लेजिस्लेटिव पावर स्टेट की नहीं सस्पेंड होती है, लेकिन वर्क कौन करता है? सेंटर, ठीक है। पावर वही रहती है, सब लेजिस्लेटिव पावर वही सब रहती है, लेकिन काम कौन करेगा? सेंटर। जैसा सेंटर डायरेक्ट करेगा वैसा ही स्टेट चलेगा। कब? नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है। इट बिकम सब्जेक्ट टू द ओवर राइडिंग पावर, ठीक है, तो ऑफ द पार्लियामेंट। दस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज सस्पेंडेड। तो नॉर्मल पहले की तरह जो पावर्स होती हैं सेंटर स्टेट के बीच में, जो रिलेशन होता है वो सस्पेंड हो जाता है, और पूरा कंट्रोल सेंट्रल के हाथों में चला जाता है, ठीक है। तो द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सस्पेंडेड। स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी रेदर देन फेडरल, ठीक। जो मैंने पहले बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे वो यूनिटरी हो जाता है। ये एक यूनिक फीचर है, जो कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसे कि यूएसए के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो वहाँ चाहे इमरजेंसी हो चाहे ना हो, वहाँ जो स्ट्रक्चर फेडरल है वो फेडरल ही रहेगा। मतलब कि अगर स्टेट अपना कोई काम करना चाहे तो वो कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी में भी सेंटर उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और यहाँ का, यहाँ पूरा कंट्रोल नेशनल इमरजेंसी के टाइम सेंटर के हाथों में चला जाता है। मतलब सेंटर हस्तक्षेप कर सकता है स्टेट के मैटर में, ठीक है, इंटरफेरेंस कर सकता है, ठीक। तो यही एक यूनिक फीचर है कि बाकी के टाइम पे तो फेडरल रहता है, लेकिन कोई अगर इमरजेंसी आ गई तो उसके टाइम पे यूनिटरी हो जाता है। ये यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। दो द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी बिकम इन ऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट।
और क्या होगा, जैसे कि अगर कोई पार्लियामेंट इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट के सब्जेक्ट लेकर कोई लॉ बनाती है, ठीक है, तो वह 6 महीने तक ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, वह इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक, 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी खत्म होगी तब वह 6 महीने तक ही रहेगा, उसके बाद वह खत्म हो जाएगा। नोटेबली वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है स्टेट के सब्जेक्ट पे जब नेशनल इमरजेंसी होगी तब, इफ़ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ये पूरा इस कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये मैंने सब अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये मैंने प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पूरा कवर किया है डिटेल से। ठीक है, तो आप जाके मेरे पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। इफ़ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट के हाउस सेशन में नहीं होगा। ठीक है, फर्दर द पार्लियामेंट कैन कन्फर पावर एंड इम्पोज ड्यूटीज अपॉन द सेंटर ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर आउटसाइड द यूनियन लिस्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द लॉज मेड बाई इट अंडर इट एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 प्रोवाइडेड दैट द टू कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन्ड अबव, जो दो ये मेंशन किए हैं, इफेक्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, एक्सटेंड नॉट ओनली अ स्टेट वेयर द इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट ऑल्सो टू एनी अदर स्टेट। एक ही स्टेट में नहीं जहाँ इमरजेंसी लगी है, सारे स्टेट उसके कंट्रोल में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, दूसरे ये वाले जो दो हैं ये दूसरे स्टेट में भी अप्लाई होंगे, ऐसा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन में कहा गया था। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ national emergency is in operation, the president can modify the constitutional distribution of revenue between the center and the state। तो प्रेसिडेंट कुछ उसमें चेंजेस करता है जो रेवेन्यूज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, और जितनी सेंटर से फंड जाता है स्टेट को उस समय वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, यानी कि रोका जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। सच मॉडिफिकेशन कॉन्टिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। जब तक इमरजेंसी और दोबारा से ऑपरेट नहीं होती तब तक ये 1 साल तक यानी फाइनेंशियल ईयर तक रह सकते हैं। ठीक है, also every such order of president has to be laid before both the houses of parliament। और ये ऐसा ऑर्डर जब प्रेसिडेंट पास करता है कि फाइनेंशियल मैटर्स को रोकने के लिए या फंड को रोकने के लिए, तो सबसे पहले पार्लियामेंट से डिस्कशन होता है दोनों हाउस में। ठीक है, अब बात करें द इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, और लोकसभा पे और स्टेट असेंबली पे क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म। जैसे कि लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 ईयर्स होता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम उसका टर्म बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बाई ए लॉ, जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, फॉर 1 ईयर एट ए टाइम, एक बार में 1 साल टाइम बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक, हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और यह एक्सटेंशन 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं चलेगा। ठीक है, आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ सीज टू ऑपरेट, मतलब जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी और जो ये 1 साल तक का टाइम बढ़ाया है वो 6 महीने तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टर्म ऑफ 5th लोकसभा 1971-1977 वाज एक्सटेंडेड 2 times बाई 1 ईयर एट ए टाइम्स। ठीक, सिमिलरली द पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 ईयर्स। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसका भी टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, तो क्या कर सकता है पार्लियामेंट, उसका भी टेन्योर बढ़ा सकता है वाई 1 ईयर ईच टाइम, हर बार में 1 साल बढ़ा सकता है, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ टू बी सीज। द इमरजेंसी खत्म तो कम से कम 6 महीने तक वह रह सकता है, उसके बाद अपने आप वो टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी के खत्म होने के बाद। अब इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल 19 वाइल द। अब क्या करता है ये आर्टिकल 358 हमें बताता है कि जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स गारंटी जो आर्टिकल 19 में है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 19 में हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक, तो विद आर्टिकल 359 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल एक्सेप्ट दोज गारंटीड बाय आर्टिकल। अब जो सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, किसके अलावा, आर्टिकल 20 और 21 के अलावा, क्योंकि आर्टिकल 20 हमारा है डिटेंशन फ्रीडम, कह सकते हैं वो हमारा है फ्रीडम ऑफ डिटेंशन एंड उसके थ्रू उसका अगेंस्ट तो उसकी एक्शन लिया जा सकता है, डिटेंशन कोई पर्सन डिटेंड हुआ। आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ है। ठीक है, तो उसको सस्पेंड नहीं किया। दीज टू
प्रोविजंस आर एक्सप्लेन्ड बिलो। अब क्या है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, कौन कौन से क्या है देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड, जब आर्टिकल 358 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती थी तब द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 6 फंडामेंटल राइट जो होते हैं और ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, नो सेपरेट ऑर्डर और देयर सस्पेंशन इज रिक्वायर्ड, अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं, कोई स्पेशल ऑर्डर इशू नहीं होता है कि हाँ अब ये सस्पेंड। वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द स्टेट इज फ्रीड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 पे स्टेट फ्री हो जाता है रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, ठीक। इन अदर वर्ड्स द स्टेट कैन मेक एनी लॉ और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शंस एब्रिजिंग और टेकिंग अवे द 6 फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 के जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर ओवर रूल कर सकता है स्टेट, ओवर राइट कर सकता है, ठीक। एनी सच लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज, उस समय जो एक्शन लिया जाएगा एग्जीक्यूटिव के द्वारा स्टेट के, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल, ऐसा नहीं कहा जाएगा। उसके बाद व्हेन द नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिसीव्स एंड कम्स इनटू फोर्स एनी लॉ made during emergency to the extent of inconsistency article 19 ceases to have effect, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 358 टू वेज। अब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, हुआ दो तरह से। आर्टिकल 19 के आर्टिकल 358 के जो है उसमें बताया गया है, तो उसको दो तरह से रोकता है। क्या करता है, फर्स्टली द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। जब इमरजेंसी वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के बिहाफ पे नेशनल इमरजेंसी लगेगी उस टाइम पे ही आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, ठीक है, एंड नॉट द अदर ग्राउंड ऑफ आर्म रेमेडी। जब आर्म रेमेडी होगा तब नहीं सस्पेंड किया जाएगा, ठीक है। सेकेंडली क्या है, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड, नॉट अदर लॉज, ठीक है। जो चैलेंज किए गए हैं वो इमरजेंसी से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक, वही चैलेंज किए जा सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच अ लॉ इज प्रोटेक्टेड, ठीक। दूसरा है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 359 ऑथराइज द प्रेसिडेंट to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right during a national emergency. Authorize the president to suspend the right. अब क्या है, अब ये आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को क्या राइट देता है कि वह ये सस्पेंड कर दे राइट कि वह किसी भी कोर्ट में जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ये राइट सस्पेंड हो जाता है। ये अधिकार देता है प्रेसिडेंट को कि वह इस राइट को ख़त्म कर दे उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। दिस मीन्स अंडर आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट्स एज सच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर एनफोर्समेंट, उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाएगा, राइट सस्पेंड नहीं होंगे। द सेड राइट्स आर थ्योरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड, मतलब वो प्रैक्टिकली सस्पेंड हो जाएंगे लेकिन थ्योरेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक। वाइल अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इन फोर्स द स्टेट कैन make any law or can take any executive action abridging or taking away the specified fundamental rights. Any such law or executive action cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the specified fundamental rights, ठीक है। अब बात करते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 टू वेज। अब दो तरह से आर्टिकल 359 का भी स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फर्स्टली द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 2020। इन अदर वर्ड द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस आर्टिकल 20 एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल remain enforceable, ठीक है, during emergency. Secondly, only those laws which are related to emergency are protected from being challenged, not other laws. Executive actions taken, only the law is protected, ठीक। आज के लिए इतना ही, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।